Good morning, my dear student, and welcome in business studies class of 28th अगस्त 2020। और इससे जो पहले हमने जो वीडियो आपको भेजा है उसमें हमने कैपिटल स्ट्रक्चर तक का जिक्र किया है। तो आज हम लोग जो है कैपिटल स्ट्रक्चर से ही मैं थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देके इसको शुरू करता हूँ। तो कैपिटल स्ट्रक्चर जैसे कि नाम में आप लोग फिजिक्स में पढ़ेंगे क्लास 9-10 में, एटॉमिक स्ट्रक्चर मतलब एटम की बनावट क्या होती है। तो एटम में क्या बनावट होता है, इलेक्ट्रॉन होता है, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन होता है। उसी प्रकार जो है कैपिटल स्ट्रक्चर यानी कैपिटल की बनावट क्या होती है, कैपिटल में क्या क्या होता है, कंपोजिशन क्या होता है कैपिटल का। कैपिटल का कंपोजिशन के बारे में हम लोग बताए थे कि कोई भी आदमी, कोई भी अगर सिंपल सा आदमी या कोई बड़ा कंपनी या कुछ भी अगर बिजनेस शुरू करता है, सबसे पहले शुरू करता है तो उसके पास दो ही तरीका है। एक तो अपना पैसा लगाए जिसको कि ओनर्स फंड बोलते हैं, अपना पैसा। और ओनर्स फंड कंपनी के केस में मैंने आपको बताया था 3 होते हैं। एक होता है इक्विटी शेयर होल्डर, इक्विटी शेयर कैपिटल, आप इसको इक्विटी शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, रिजर्व एंड सरप्लस। इक्विटी शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, इस दोनों को आप मान लीजिए शेयर कैपिटल। शेयर कैपिटल हो गया नंबर 1। शेयर कैपिटल का 2 कंपोनेंट है, एक हो गया इक्विटी शेयर कैपिटल, दूसरा हो गया प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, नंबर 1। नंबर 2 में आइए रिजर्व एंड सरप्लस। रिजर्व एंड सरप्लस जो आप रिजर्व के फॉर्म में रखें, जनरल रिजर्व लाइक दैट, रिजर्व एंड सरप्लस। एंड नंबर 3 होता है रिटेन्ड अर्निंग्स। रिटेन्ड अर्निंग मतलब वह अर्निंग जिसको कि रोक के रखा गया है, अभी तक डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया गया है। 3 हो गया आपका ओनर्स फंड यानी खुद का पैसा, बिजनेस का पैसा। दूसरा होता है बोरोड फंड यानी हम किसी से दूसरे से उधार ले सकते हैं। दूसरा से जब हम उधार आता है तो उसमें हमने देखा होगा कि उसमें हम लोगों ने उसका भी 2 या 3 कॉम्पोनेंट था। पहला लोन फ्रॉम फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, लोन फ्रॉम कमर्शियल बैंक, 2 हो गया। उसके बाद आ गया आपको डिबेंचर, जो कि हम लोग को पढ़ना है। डिबेंचर का मतलब देखिए, जब लोन फ्रॉम फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन मतलब लाइक LIC, लाइक आपको UTI है ना, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है। लोन ये IDBI, तो ये सब लोन है। इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया है ना, ये IDBI का। तो ये सब जो है आप देखिए, तो ये सब क्या है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है। वेरएज कॉमर्शियल बैंक लाइक स्टेट बैंक, HDFC बैंक, यस बैंक है ना, पंजाब नेशनल बैंक, ये हो गया कॉमर्शियल बैंक। तो ये हो गया लोन फ्रॉम बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, नंबर 1। नंबर 2 हो गया डिबेंचर्स। डिबेंचर्स मतलब कि जब हम पब्लिक से कर्ज लेते हैं, जब हम पब्लिक से कर्ज लेते हैं, ध्यान दीजिए, जब हम पब्लिक से कर्ज लेते हैं तो हम लोग उसको बोलते हैं डिबेंचर, उसको डिबेंचर बोलते हैं। और जिससे हम कर्ज लेते हैं उसको बोलते हैं डिबेंचर होल्डर्स, डिबेंचर होल्डर्स। क्रेडिटर में फ़र्क होता है। क्रेडिटर मतलब वो होता है कि जिस इंसान को हमने उधार सामान बेचा है और वो पैसा अभी तक नहीं दिया है, सॉरी, जिससे हमने उधार सामान खरीदा है और जिसको हमने पैसा अभी तक नहीं दिया है, उसको हम लोग बोलते हैं क्रेडिटर्स। लेकिन डिबेंचर मतलब उससे हम कर्ज ही लिए हैं, कर्ज के बदले में हम उसको इंटरेस्ट देते हैं, कर्ज के बदले में इंटरेस्ट देते हैं, तो उसको बोलते हैं डिबेंचर। तो लोन फ्रॉम फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, लोन फ्रॉम कमर्शियल बैंक, डिबेंचर एंड पब्लिक डिपॉजिट्स, यही एक जो है तरीका है बोरोड फंड का, यानी उधार लेने के बाद। तो कैपिटल स्ट्रक्चर का मतलब कि ओनर फंड और बोरोड फंड। केवल पूरा ओनर्स फंड है, जैसे कि सोल प्रोप्राइटरशिप में होता है कि किसी से कर्ज नहीं लिया, छोटा से 20,000 या 25,000 से बिजनेस शुरू किया, धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते 50 लाख का कैपिटल हो गया है, तो इस तरह से भी होता है। तो वो हो गया ओनर्स फंड केवल। लेकिन बड़ी बड़ी कंपनियों में ऐसा नहीं होता। ओनर्स फंड रखने पर, जबकि हम लोग ने डिस्कस किया था कि ओनर्स फंड जो होता है वो सस्ता नहीं है, चीप नहीं है, लेकिन उसमें रिस्क कम है। जबकि जो कर्ज है, बोरोड फंड है, उसमें क्या है, वो सस्ता पड़ता है बट उसमें रिस्क ज़्यादा है। लेकिन दोनों का अपना अपना सीमाएं हैं। ये नहीं कि ये स्टेटमेंट हर हाल में ही सही है, कुछ एजम्पशंस के साथ सही है। तो इस तरह से ये कैपिटल स्ट्रक्चर का मतलब हो गया कि कैपिटल में लोन का कंपोनेंट कितना है, ओनर्स फंड यानी खुद का कंपोनेंट कितना है, इसी को हम लोग कैपिटल स्ट्रक्चर बोलते हैं। तो ये सारा डिस्कस मैंने पिछले वीडियो में आपको किया है। अब इसको एग्जाम्पल के जरिए आपको समझाया गया है। तो चलिए हम लोग इसको एग्जाम्पल को देखते हैं। एग्जाम्पल नंबर 1 जो आज का डेट में है, एग्जाम्पल 1 को देखते हैं। तो यहाँ पे लिखा हुआ है, कंपनी का नाम दिया हुआ है कंपनी एक्स लिमिटेड, कंपनी का नाम है एक्स लिमिटेड, और टोटल फंड्स यूज है 30 लाख, 30 लाख वो सारा टोटल फंड्स यूज कर रही है।
यानी इसका कैपिटल का कंपोनेंट है कैपिटल, यानी दोनों मिलाकर 30 लाख रुपया है। कैपिटल मतलब ओनर और बोर्ड दोनों मिला के। अब आइए इसमें आप देखिए कि इंटरेस्ट रेट जो दिया है, यानी अगर आप कर्ज लेते हैं किसी से तो ये दिया हुआ है 10% पर एनम, यानी 10% उस पर इंटरेस्ट लगेगा, और 30% जो है वो टैक्स का गवर्नमेंट टैक्स ले लेती है। जो भी प्रॉफिट होता है कंपनी को उसका 30% प्रॉफिट टैक्स ले लेती है, 30%। और EBIT मतलब यानी अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, यानी इंटरेस्ट और टैक्स दो चीज़ जो मेन चीज़ है, इंटरेस्ट और टैक्स। इंटरेस्ट किसका? तो जिससे हम लोन लिए हैं। इंटरेस्ट और टैक्स दोनों से जो है आप देखिए कि दोनों में जो है 4 लाख रुपया हो रहा है, हर सिचुएशन में 4 लाख रुपया है। और यहाँ 3 सिचुएशन दिया है डेट का, है ना। 30 लाख में आप देखिए 30 लाख में पहला सिचुएशन में डेप्ट जो है यानी कर्ज, पहला सिचुएशन में बिल्कुल नहीं है, जीरो है, नील। दूसरा सिचुएशन में दिया हुआ है 10 लाख का कर्ज है, और तीसरा सिचुएशन में आपको 20 लाख का कर्ज है। तीनों सिचुएशन में आपको यहाँ EBIT और EPS एनालिसिस इसको बोलते हैं। EBIT मतलब इंटरेस्ट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, यानी इंटरेस्ट और टैक्स देने के पहले जो प्रॉफिट हुआ है कंपनी को वो। और EPS का मतलब जैसा कि मैंने आपको पिछले वीडियो में अर्निंग पर शेयर यानी कि एक शेयर पर कितना अर्न हुआ, एक शेयर पर कितना अर्न हुआ, तो ये है आपको। तो ये आपको EBIT EPS एनालिसिस है। देखिए तीनों सिचुएशन में EBIT 4 लाख ही है, यानी हर सिचुएशन में जो है तीनों सिचुएशन में 4 लाख हो रहा है। इंटरेस्ट पहला वाला केस में जो है क्योंकि कर्ज है ही नहीं तो इंटरेस्ट कितना हो रहा है, जीरो, क्योंकि कर्ज नहीं है तो इंटरेस्ट भी नहीं देना, तो इंटरेस्ट हो गया जीरो। दूसरा सिचुएशन में 10 लाख था तो 10 लाख का 10% इंटरेस्ट होता है 1 लाख, तो दूसरा सिचुएशन में जो है 1 लाख रुपये इंटरेस्ट है। और थर्ड सिचुएशन में जो है 20 लाख कैपिटल था, 20 लाख का लोन था। 20 लाख लोन पे अगर हम लोग 10% निकालेंगे तो ये आएगा 2 लाख, जो मैं आपको ऊपर में दिखाता हूँ। ये देखिए सिचुएशन 1 में नील है, 10 लाख 20 लाख, यही है। पर यहाँ पे इंटरेस्ट नील बना, यहाँ पे 1 लाख बना, यहाँ 2 लाख बना। तो EBIT यानी कि जो 4 लाख जो प्रॉफिट हुआ है, इस 4 लाख में तीनों केस में हम लोग सबसे पहले क्या डिडक्ट करेंगे, इंटरेस्ट, यानी जो हम लोग इंटरेस्ट देते हैं डिवेंचर्स को, जिससे हम लोग लोन लिए। तो पहला केस में 0 घटेगा तो ये 4 लाख आएगा। दूसरा केस में 1 लाख घट जाएगा तो ये 3 लाख आएगा। और तीसरा केस में जो है ये 2 लाख घट जाएगा, 2 लाख आ रहा है। अब आइए टैक्स, यानी अब हमारे पास इतना प्रॉफिट है, ये प्रॉफिट है, ये प्रॉफिट है, ये प्रॉफिट। अब आइए टैक्स 30% था हमारा, 30% का रेट दिया हुआ था। तो 4 लाख का 30% निकालेंगे हम लोग, 4 लाख का 30%। पहला सिचुएशन में 1,20,000 ये वाला आ गया। इस सिचुएशन में 3 लाख का हम लोग निकालेंगे, 3 लाख का टैक्स आएगा 90,000, और थर्ड केस में 2 लाख का टैक्स आएगा 60,000, यानी 1,20,000 to 90,000 to 60,000। आई थिंक इट्स वेरी क्लियर। ये जो टैक्स निकला है ये इस पे निकला है, इंटरेस्ट को घटाने के बाद जो प्रॉफिट बचा उस पर ये निकला, ठीक है, 30% के हिसाब से। तो टैक्स भी तो हमारा घटने का आइटम है, यानी टैक्स भी हम लोग दे रहे हैं, तो ये भी एक्सपेंसेस है, ये भी घट जाएगा। तब 4 लाख में 1,20,000 को घटा दीजिए, 1,20,000 को घटा दीजिए तो ये हो गया आपको 2,80,000। इसको हम लोग अगर 3 लाख में 90,000 अगर हम लोग घटाएंगे तो आएगा 2,10,000, और ये 2 लाख में अगर हम लोग 60,000 घटाएंगे तो ये आएगा 1,40,000। इसका नाम रखा गया है EAT मतलब हो गया अर्निंग आफ्टर टैक्स, यानी टैक्स काटने के बाद कितना बचा, अर्निंग कितना हुआ हमारा, तो ये अर्निंग हो गया हमारा। यानी कि फाइनली जाकर सब कुछ इंटरेस्ट और टैक्स देने के बाद हमारे पहला सिचुएशन में 280 बचा, यहाँ 210 बचा और 140 बचा। तो पहला सिचुएशन में आप देख सकते हैं, पहला सिचुएशन में लोन नहीं है, प्रॉफिट ज़्यादा हो गया। और अब मान लीजिए कि ये जो है दिया हुआ है कि हमारा पहला सिचुएशन में कैपिटल का कंपोनेंट तो 30 लाख था, 30 लाख था, है ना। हर सिचुएशन में कैपिटल जो है, कैपिटल को मैंने ऊपर में लिखा हुआ था, कैपिटल 30 लाख का है, हर सिचुएशन कैपिटल 30 लाख का है। अब 30 लाख में पहला जो सिचुएशन है, सिचुएशन 1 में ये किसी से हम कर्ज लिए ही नहीं, तो ये 30 लाख का 30 लाख जो है पूरा शेयर कैपिटल हो गया, किसी से कर्ज ही नहीं लिए हैं, तो 30 लाख का 30 लाख पूरा कैपिटल हो गया। और मान लो कि एक शेयर का दाम 10 रुपया है, एक शेयर का दाम लिखा हुआ है नंबर ऑफ शेयर्स ऑफ ₹10, तो पहला सिचुएशन में 3 लाख शेयर्स होगा, क्योंकि 30 लाख डिवाइडेड बाई 10, तो 3 लाख शेयर्स हो गया पहला सिचुएशन में। 3 लाख शेयर्स है और हमारा प्रॉफिट हो रहा है 2,80,000,
देखिए 3 लाख शेयर हो गया और प्रॉफिट हो गया 2,80,000, पहला सिचुएशन। दूसरा सिचुएशन में आइए कि 10 लाख का कर्ज था सिचुएशन 2 में, तो 30 लाख जो था हमारा, 30 लाख में से 10 लाख का कर्ज के लिए हम इंटरेस्ट दे चुके हैं, तो वो हमारा घट गया, तो बच गया कितना, 20 लाख, यानी 20 लाख ही हमारा इक्विटी में है, इक्विटी में है। ये 20 लाख में है, अगर 20 लाख को अगर हम 10 से डिवाइड करें तो इसमें है 2 लाख शेयर्स होगा, 2 लाख शेयर्स, यही है हमारा। और थर्ड केस में आइए, थर्ड केस में हमारा क्या था, सिचुएशन 3 में जो है 30 लाख में से 20 लाख घटा दीजिए, क्योंकि 20 लाख का कर्ज था, तो 20 लाख कर्ज है तो हमारा ओनर कैपिटल हो जाएगा 10 लाख, 10 लाख, और अगर एक शेयर का दाम 10 रुपया पड़ा तो ये हो गया हमारे पास 1 लाख, 1 लाख शेयर्स। यानी पहला सिचुएशन में 3 लाख शेयर्स है, दूसरा सिचुएशन में 2 लाख शेयर्स है, और तीसरा सिचुएशन में 1 लाख शेयर्स है। अब आइए कि यदि, अब यहाँ देखिए ईपीएस जो है डिवाइड होगा ईएटी डिवाइडेड बाई ईएटी, यानी अर्निंग आफ्टर टैक्स डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ शेयर्स, यानी एक शेयर पर अगर कितना पैसा कमा रहे हैं कंपनी, तो उसको हर एक शेयर से टोटल नंबर ऑफ शेयर्स अगर आप डिवाइड कर देंगे प्रॉफिट को, तो आ जाएगा। तो ये प्रॉफिट हमारा 2,80,000 है, और इसको हम लोग 3 लाख से डिवाइड करते हैं। तो पहला सिचुएशन में देखिए E% यानी कि एक शेयर पे 93 पैसा आ रहा है, 93 पैसा इनकम हुआ एक शेयर पे, और जिसके पास 10 शेयर होगा उसको 9 रुपया 30 पैसा मिल जाएगा प्रॉफिट के रूप में, और जिसके पास 100 शेयर होगा उसको 93 रुपये मिलेगा। तो एक शेयर पे कमा रहा है वो कंपनी 93 पैसा। दूसरा सिचुएशन जो है हमारा, दूसरा सिचुएशन जो में आई, दूसरा सिचुएशन में प्रॉफिट 2,10,000 है, और उसमें अगर हम लोग 2 लाख से भाग करते हैं, क्योंकि नंबर ऑफ शेयर्स यहाँ कम हो जाएगा, तो आप देखिए एक शेयर का दाम कितना निकल रहा है, एक शेयर पे कमाई हो रहा है 1 रुपया 5 पैसा, जो 93 पैसे से ज़्यादा है। और तीसरा सिचुएशन में तो और ज़्यादा हो गया, 1 रुपया 40 पैसा हो गया। यानी इससे क्या समझ में आ रहा है, इससे समझ में आ रहा है कि अगर डेब्ट का कंपोनेंट ज़्यादा हो, अगर डेट का कंपोनेंट ज़्यादा हो तो अर्निंग पर शेयर ज़्यादा होता है, यानी शेयर होल्डर का कमाई बढ़ जाता है, शेयर होल्डर का वेल्थ बढ़ जाता है। तो इस सिचुएशन को देख के यही समझ में आ रहा है कि एक शेयर पे जो है अगर डेट ज़्यादा हो, डेट यानी कर्ज ज़्यादा हो तो हमारा जो है अर्निंग पर शेयर भी बढ़ जाता है ना। देखिए आप देखिए कर्ज का, इसमें कर्ज 0 है, 93 पैसा की कमाई, यहाँ पे कर्ज 10 लाख का है तो 1 रुपया 5 पैसा की कमाई, और जब कर्ज का कंपोनेंट 20 लाख हो जा रहा है तो यहाँ 1 रुपया 40 पैसा की कमाई हो रही है। इससे क्या समझ में आ रहा है कि कर्ज लेने से अच्छा है, क्योंकि इंटरेस्ट आपको दूसरा कोई भी फायदा हुआ, जिसने आपको कर्ज दिया उसको भी फायदा आपने दिया, 10% के हिसाब से इंटरेस्ट भी दे दिया, लेकिन और जो है अर्निंग पर शेयर भी, यानी कि एक शेयर पे पैसा भी ज़्यादा आप कमा रहे हैं। तो इससे यही समझ में आता है कि ये जो हमारा EPS, ये है आपको एग्जाम्पल 1 ये। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग थोड़ा सा एग्जाम्पल 2 को हम लोग डिस्कस करेंगे कि अब जब एग्जाम्पल 2 आ रहा है तो आप देखिए एग्जाम्पल 2 में हम लोग कंपनी Y का जब हम लोग डिस्कस करेंगे तो वहाँ पर क्या होगा। तो यहाँ फ़िलहाल जो है इस वीडियो को मैं समाप्त कर रहा हूँ। आप इस वीडियो को बार बार देखिए, जहाँ आपको समझ में नहीं आएगा वहाँ आप मैसेज करके, आप फ़ोन करके आप पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।